जब से आर्य ने तमिलनाडु में प्रवेश किया तब से इसके खिलाफ द्रविड़ विचारधारा भी यहाँ दिखाई देती है। इस भूमि में सामाजिक न्याय ने जड़ें जमानी शुरू कर दी है, जब दृष्टा मानव न्याय कहते हैं। आर्य विरोधी पूरे इतिहास में व्याप्त है। बुद्ध के त्याग के सिद्धांत के साथ शुरुआत और तिरुवल्लुवर द्वारा पैदा हुए सभी जीवन में बढ़ते हुए ये केवल तमिलनाडु में है कि द्रविड़ सिद्धांत की आग बेरोक-टोक जारी है। तिरुमूल के आर्यवाद विरोधी से लेकर सिद्धों के अन्याय तक, द्रष्टाओं के खिलाफ उनके हाथ से रोने वाले विलाप तक। जिस तरह ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता के अखंडे बिखरे हुए हैं, उसी तरह आर्य द्रविड़ संघर्ष भी पूरे तमिलनाडु के इतिहास में बिखरा हुआ है। आज की आत्मधार्मिकता, तर्कवाद, ब्राह्मणवाद विरोधी और ईश्वर का खंडन आर्य द्रविड़ संघर्ष का एक और राजनीतिक रूप है। आसमान से कुछ भी नया नहीं गिरा है। बुद्ध द्वारा शुरू किया गया युद्ध तिरुवल्लुवर, तिरुमूलर, सिद्ध, अत्तिपाकम के माध्यम से यात्रा करना और वेंकटाचलम नायकर के माध्यम से आता है, जिनकी पुस्तक हिंदू धर्म आभास दर्शनी एक ऐसी पुस्तक है जो वैदिक कचरा और देवताओं की बिगड़ा हुआ कहानियों को उगलती है। जैसे ही आर्य द्रविड़ युद्ध तेज हुआ, ये अयोध्या पंडिता से होकर गुजरा। अयोध्यादास पंडिता की पत्रिका द्रविड़ पांडे ने खुले तौर पर घोषणा की कि हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने द्रविड़ महाजन सभा की भी स्थापना की और आज के द्रविड़ संगठनों के पिता और पुत्र बने। आर्य द्रविड़ संघर्ष के इस लंबे इतिहास में आखिरकार आ रहे हैं पेरियार। 2000 वर्षों के धार्मिक, जाति और विपक्ष के इतिहास में कई लोग मारे गए हैं, कई लोगों को देवता बनाया गया है, कई लोगों को राक्षस और दानव के रूप में तिरस्कृत किया गया है। लेकिन इसमें केवल पेरियार अपने दुश्मनों से अछूत एक असाधारण के रूप में सामने आते हैं। पेरियार पिछली 2 शताब्दियों में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला व्यक्ति है। कारण यह है कि पेरियार ने लोगों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ शांत कराया। सरकार ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और न केवल अगली वैज्ञानिक सदी में लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप से ब्राह्मणवाद को नहीं रोका, उन्होंने कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और फल घरों जैसे हर चीज़ पर सवाल उठाया और उसका मजाक उड़ाया। फादर पेरियार ने महसूस किया कि चीज़ों को तर्कसंगत रूप से देखने से कोई साजिश और उसके जाल को समझ सकता है, और उसे समझने के लिए पहले लोगों को शिक्षा और अर्थव्यवस्था सिखाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया है। हाँ, उन्होंने तमिलों की शिक्षा के लिए एक सरकार की स्थापना की, वो है कामराज सरकार। उस दिन के मुख्यमंत्री राजाजी ने महसूस किया कि अगर तमिलों को शिक्षा मिलेगी तो उन्हें ज्ञान मिलेगा और फिर उन्हें नौकरी के अवसरों, सत्ता और राजनीति पर अपना मजबूत एकाधिकार खोना होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, दलित, पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों से शिक्षा से वंचित करने वाले विभिन्न स्कूलों को गिरा दिया और बंद कर दिया। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि इन सभी ग्रामीण स्कूलों को जस्टिस पार्टी के शासन में मेहनतकश लोगों के लिए लाया गया था। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले तमिल लोगों की शिक्षा को छीनने के लिए राजाजी ने शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अनुसार आधे दिन की शिक्षा और बाकी आधे दिन उन्हें अपने पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जाता है। सबने पहली बार उस दिन पेरियार का क्रोध देखा है। आज के युवाओं को झूठा सिखाया जाता है कि इतिहास में कोई भी हीरो होता है। दरअसल पेरियार जैसा हीरो इतिहास में 2000 साल में किसी ने नहीं देखा है। राजाजी की चाल देखकर पेरियार चौंक गए। पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरियार का यथासंभव विरोध करने वाले बर्बर लोगों ने अपनी प्रेस शक्ति से कुछ लिखकर समस्या को मोड़ने की कोशिश की। क्रोधित पेरियार ने एक घोषणा की, और केवल एक ही घोषणा की, कि ब्राह्मण 95% लोगों के जीवन के अधिकार के संघर्ष को मोड़ रहे हैं। ब्राह्मण, जिन्होंने तब तक भारत की सारी शक्ति को अपने में केंद्रित कर लिया था, ब्राह्मण जो डरते थे कि वे उच्च जातियाँ हमारा कुछ नहीं कर सकती, चिल्लाई। जी हाँ, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए पेरियार ने एक घोषणा की, युवाओं, अपने हाथों में माचिस ले लीजिए, मैं दिन को चिन्हित करूंगा और उस दिन पूरे अग्रहार को जला दीजिए। उन्होंने केवल एक घोषणा की। कबीलों की शिक्षा के खिलाफ पेरियार के बहादुरी के संघर्ष ने पूरे तमिलनाडु में आग पकड़ ली। पेरियार के विरोध की बड़ी आग का सामना करने में असमर्थ राजाजी दिल्ली गए और छिप गए, और पेरियार की यह घोषणा तमिलों को न केवल अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि भेड़ बकरी कीचड़ में चलने पर भी वे चल सकते हैं, लेकिन अग्रहार की सड़कों पर तमिलों को चलने की अनुमति नहीं है। पेरियार की इस घोषणा को सुनकर लोग प्रसन्न और उत्साहित हो उठे, और अग्रहार सड़कों पर जो अस्पृश्यता के कारण प्रतिबंधित हो गए थे, मेहनतकश लोगों ने एक हाथ में माचिस और सिर पर मिट्टी के तेल का डिब्बा रखा और पैदल करने लगे अग्रहार की सड़कों पर। सिर्फ इतना ही नहीं, अग्रहार निवासी ऐसे चिल्लाने लगे जैसे उनकी दाढ़ी में आग लगा दी। राजाजी, जो दिल्ली में छिप गए थे, पेरियार की युद्ध रेखा का सामना करने में असमर्थ थे। उन्हें
अपने लोगों द्वारा टेलीग्राफ किया गया था। हम मानते थे कि आप हमारी जाति के रक्षक हैं, लेकिन आपने हमें बलिदान करने का फैसला किया है। तुरंत इस कार्यक्रम का समाधान खोजो। राजा जी को डांटा कि हम अपने बच्चों के साथ घर पर शांति से नहीं रह सकते हैं। अपनी जाति को काली कमीज़ों से बचाने में असमर्थ राजा जी, जिन्हें उस समय के ऋषि के रूप में जाना जाता था, ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जाति शिक्षा के खिलाफ लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है और राजा जी को कम करके नहीं आका जाना चाहिए। वो जिसे ब्राह्मणों का रक्षक कहा जाता है और ब्राह्मणों द्वारा ऋषि के रूप में मनाया जाता था और जो गांधी के परिवार में विवाह से संबंधित था, जो भारत के देवता थे। राजगोपालाचार्य, जिन्होंने पंचायत बोर्ड के पद से अध्यक्ष पद तक कभी कोई पद नहीं छोड़ा, जिन्होंने उन सभी में अपने व्यक्तित्व का प्रयोग किया और पूरे शरीर के मस्तिष्क के रूप में वर्णित किया, अपने जीवन में पहली बार मिट्टी को छुआ। पेरियार बेकार नहीं रहे और कहा कि वंश शिक्षा के खिलाफ संघर्ष, जिसने राजा जी को सत्ता से हटा दिया था, सफल रहा। संघर्ष बहुआयामी है और कई रूप लेता है। पेरियार ने संघर्ष का अपना रूप बदल दिया और फिर से शुरू हो गया। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उस दिन कांग्रेस में घूंटों और अंदरूनी खला का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी तय किया कि कामराज ये पता लगाने के लिए सही व्यक्ति थे कि उनके आदर्शों के अनुरूप सत्ता में कौन आएगा। पेरियार ने तुरंत कामराज से मुलाकात की और उन्हें गुड़ियात्म उपचुनाव में खड़े होने के लिए कहा और हम उन्हें जीत दिलाएंगे। कामराज ने कहा, मैं कैसे जीत सकता हूँ, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अलग है, कम से कम मेरे जाति सामर्थ्य गुड़ियात्म में नहीं है। कामराज ने चिंतित होकर सवाल किया कि मैं वहाँ कैसे खड़ा सकता हूँ और सफल हो सकता हूँ। इसके बारे में चिंता मत करो, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे हम पर छोड़ दो और हम इसका ख्याल रखेंगे, फादर पेरियार ने कहा। यह सुनकर कामराज ने आधे मन से विदाई ली। जब ये बातचीत चल रही थी, गुड़ियात्म में उपचुनाव का काम तेज गति में शुरू हो गया। गुड़ियात्म के संभावित साथियों में गुड़ियात्म गोविंदन एक दिलचस्प और जीवंत व्यक्ति थे। वो बहुत सक्रिय हैं। वो सड़क पर आने जाने वाले सभी लोगों को रोकते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। वो बच्चों के प्रति दयालु है और लोकप्रिय तरीके से सभी लोगों से संबंधित हो सकता है और लोगों की तलाश कर सकता है और उनकी मदद भी कर सकता है। गुड़ियात्म गोविंदन न केवल उस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे, बल्कि लोकप्रिय प्रभाव और सम्मान भी रखते थे। वो उस क्षेत्र में भी प्रसिद्ध था। ऐसे ही एक शख्स ने गुड़ियात्म के उपचुनाव में नामांकन दाखिल किया था। एक और दिलचस्प खबर यह है कि गुड़ियात्म गोविंदन द्रविड़ लोग की ताल्लुक़ रखते थे। जब फादर पेरियार ने सुना कि गुड़ियात्म गोविंदन चुनाव में नामांकन कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत गुड़ियात्म गोविंदन को आने और उसने मिलने के लिए आमंत्रित किया। गुड़ियात्म गोविंदन भी चले गए और पिता पेरियार से मिले। तुरंत अपना नामांकन वापस ले और कहें कि हमारे कामराजर वही खड़ा होने वाला है। पिता पेरियार ने गोविंदन के निर्माण के लिए भुगतान करने के लिए अपना पैसा लिया और उन्हें यह देखने के लिए गांव भेज दिया कि हमारे कामराज को सफल होने के लिए क्या काम करने की ज़रूरत है। गुड़ियात्म और आसपास के क्षेत्र के लोगों बड़ी संख्या में एकत्र हुए, गुड़ियात्म में डेरे डाले और कामराज की जीत के प्रचार में दिन रात लगे रहे। उन्होंने उस चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। तब तक उन्हें उच्च वर्गों द्वारा कामराज कहा जाता था और उस चुनाव में उनके पिता पेरियार द्वारा उन्हें कामराज कहा जाता था। अब जब कामराज मुख्यमंत्री बन गए तो क्या उनके पिता पेरियार का शिक्षा का सपना साकार होगा? सरकारी विभाग में इसकी योजना बनाने के लिए उच्च अधिकारियों की आवश्यकता होती है। पिता पेरियार ने वो भी पहले से योजना बनाई थी और उनके साथी पले भड़े एन.टी. सुंदरवेल को पहले ही शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में वहां रख दिया था। योजनाओं को शीघ्रता से लागू किया गया। राजा जी द्वारा शुरू की गई कबीले शिक्षा योजना को रद्द कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने अपने द्वारा बंद किए गए 2000 स्कूलों के स्थान पर 18,000 स्कूलों खोले। इसलिए पेरियार ने ग्रीन तमिल को कामराज कहा था। सांप्रदायिक शिक्षा के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ना अब सभी के लिए आसान हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए पश्चिम में, विशेष रूप से रशिया जैसे देशों में एक सशस्त्र क्रांति हुई। लेकिन पिता पेरियार ने तमिलनाडु में बिना किसी नुकसान के और अपनी चतुराई और लड़ाई के जज्बे से तमिलों को ज़रा भी शर्मसार किए बिना ऐसा किया। अब बताओ, क्या तुम में से कोई अपने किसी नेता को ऐसे देख सकता है? क्या कोई ऐसा है? इसलिए हम कहते हैं कि पेरियार किसी भी सदी में हमेशा के लिए युवाओं के नायक है। धन्यवाद।